नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब के बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे और मैं व्यस्त था। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए अपने डिफेंस अपडेट्स को शुरू करते हैं। तो क्या है आज के डिफेंस अपडेट, इस एपिसोड में जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो वारी है भारत की स्वदेशी अस्त्रा MK1 को लेकर। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने हाल ही में 248 अस्त्रा MK1 की खरीद के लिए योजना बनाई है, जिसमें 110 किलोमीटर की रेंज के साथ विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल होगी। भारत इस मिसाइल के साथ एलीट देशों की सूची में शामिल हो चुका है, जिसके पास लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल क्षमता है और इंडियन एयरफोर्स द्वारा आदेशित 50 प्री प्रोडक्शन अस्त्रा MK1 को सफलतापूर्वक कॉम्बैट रोल में प्रदर्शित भी किया गया था, जो कि Su-30 MKI के द्वारा अलग अलग रेंज और अलग अलग ऊंचाइयों पर इन्होंने लक्ष्य को नष्ट किया था। DRDO ने आधिकारिक तौर पर अगली पीढ़ी के अस्त्रा मिसाइल के बारे में कहा है कि वे इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि अस्त्रा MK2 में अधिक लंबी रेंज होगी और उसमें एक नई मोटर के साथ उच्च ईंधन क्षमता होगी, जो अमेरिका की AIM 120D और चीन की PL-15 मिसाइल, जो कि लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, उनके बराबर इसकी क्षमता होगी और ये सीमा 160 से 180 किलोमीटर की होगी। आपको बता दें कि अस्त्रा MK1 ने ट्रायल में अमेरिकी AIM 120C5 AMRAAM के समान क्षमताओं को प्रदर्शित किया है और इसी तरह की अधिकतम सीमा का भी प्रदर्शन किया है। अस्त्रा MK2 को AIM 120D AKC8 की क्षमताओं के आसपास बनाया जाएगा, जो कि C5 क्षमताओं के साथ कई रेंज में बेहतर है, खास करके 160 से 180 किलोमीटर की। अस्त्रा MK2 बेहतर और हाई एंगल ऑफ बोर्ड साइट, इंप्रूव जैमर रेजिस्टेंस और डुअल पल्स मोटर के साथ एक बड़ी हुई रेंज के साथ आएगी। हालांकि मिसाइल प्रणाली की समय सीमा का खुलासा नहीं किया गया है और ये माना जा रहा है कि मिसाइल यानी कि सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट अस्त्रा MK3 होगी, जो कि अगले एक दशक में उत्पादन के लिए तैयार है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर भी भारतीय सेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारतीय सेना को इमरजेंसी फंडिंग की पावर्स दी गई थी, जिसके तहत इजराइल से हिरोन निगरानी ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए आदेश दिया गया था और जिससे भारत अपनी निगरानी क्षमताओं और मारक क्षमताओं को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। हिरोन मानव रहित हवाई वाहन है, जो कि वायुसेना, नौसेना और सेना तीनों ही इस्तेमाल करती है और लद्दाख के क्षेत्र में सेना निगरानी के लिए इसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। इन ड्रोनों के मौजूदा बेड़े में और अधिक हिरोन UAVs की आवश्यकता है। भारत इन UAV के लिए ऑर्डर देने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि सेना UAV के एक सशस्त्र संस्करण को शामिल करने की योजना बना रही है। साथ ही भारतीय वायुसेना द्वारा प्रोजेक्ट चीता के तहत मौजूदा बेड़े को अपग्रेड भी किया जा रहा है। दूसरी ओर भारतीय सेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए आदेश देने की योजना बना रही है। वहीं अगर बात करें DRDO की, तो आपको बता दें कि DRDO स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MP-ATGM को भी विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है HAL को लेकर। दोस्तों, निजी क्षेत्र चाहता है कि HAL को नौसेना उपयोगिता हेलीकॉप्टर यानी कि नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए 21,000 करोड़ रुपए की जो योजना है उससे बाहर रखा जाए, जिसमें कहा गया था कि राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी को अनुचित लाभ है, क्योंकि ये सरकार द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचे तक इसकी पहुंच है। आपको बता दें कि कंपनी ने मई में रक्षा मंत्रालय के द्वारा HAL की अनुमति देने पर पूछे गए सवाल पर जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य के स्वामित्व वाली HAL के एकाधिकार यानी कि मोनोपोली को तोड़ने की जरूरत है और सभी बोली लगाने वालों को एक खुला प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। 4 भारतीय कंपनियां, जिसमें भारत फोर्स, टाटा एरोस्पेस एंड डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम और अदानी डिफेंस, जो कि विदेशी कंपनियों की सहायता से रणनीतिक साझेदारी के मॉडल के रूप के तहत 111 नौसेना यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के निर्माण करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए संघर्ष कर रही है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने दावेदारों से पूछा कि क्या कार्यक्रम में निर्यात की क्षमता थी और HAL को इसका हिस्सा बनने का मौका दिया गया या नहीं। सूत्रों ने बताया कि HAL को 3 साल की समयावधि में यानी कि 3 साल के पीरियड में मूल्यांकन के लिए कुछ प्रोटोटाइप विकसित करने और HAL को उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर के स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए कई मौके दिए गए हैं। साथ ही निजी कंपनियों का यह भी कहना है कि HAL एक प्रमुख हेलीकॉप्टर निर्माता रहेगा। वहीं निजी क्षेत्र में एक दूसरी लाइन को बनाने की जरूरत है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन सके, यानी कि जो कि निर्यात भी इनका कर सके और अपने उत्पादों की पेशकश कर सके दूसरे देशों के सामने। इन कंपनीज ने यह भी बताया कि HAL के पास पहले से ही 60,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक हैं और सेना के लिए कमॉफ के 22060 हेलीकॉप्टरों के अलावा हल्के लड़ाकू विमान LCA के लिए 39,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर भी हैं। ऐसे में अगर प्राइवेट कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का, जो कि 21,000 करोड़ रुपए का है, उसमें भी वे HAL के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
यानी कि यहाँ पर साफ साफ HAL को कह दिया गया है कि निजी कंपनियां उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। साथ ही ये जो निजी कंपनियां हैं वो विदेशी टेक्नोलॉजी के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी बनाएंगी, जिससे कि ये हेलीकॉप्टर्स का जो निर्माण है, जो 111 हेलीकॉप्टर्स हैं, वो जल्द से जल्द नौसेना को मिल सके। दोस्तों, मेरा अनुमान है कि ये बहुत अच्छा फैसला रहेगा अगर डिफेंस मिनिस्ट्री इन कॉम्पिटिटर्स में से किसी एक कंपनी को चुनती है जो कि इस तरीके का कार्य जल्द से जल्द कर सके। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना को 2032 तक DRDO द्वारा विकसित किए गए नए ट्विन इंजन विमान वाहक आधारित लड़ाकू विमान प्राप्त करने की उम्मीद है और ये रूसी MiG-29 के कैरियर जेट्स की जगह लेंगे। सूत्रों का कहना है कि 2032 तक बिल्ट इन इंजन वाहक विमान मिलने की उम्मीद है। नौसेना वर्तमान में रूसी मूल के INS विक्रमादित्य का संचालन करती है और 2022 तक पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 विक्रांत ऑपरेशनल हो सकता है। दूसरा वाहक आने के साथ ही नौसेना पहले से ही 57 कैरियर बेस्ड ट्विन इंजन फाइटर जेट्स की उम्मीद कर रही है, जिसके लिए वे टेंडर भी जारी कर रहे हैं। पिछले साल जनवरी में नौसेना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA ने विक्रमादित्य पर सफलतापूर्वक लैंडिंग और टेक ऑफ को पूरा किया और तब से इसके कई परीक्षण भी किए गए। लेकिन आपको बता दें कि DRDO ने जो अपना ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर जेट पेश किया है वो नौसेना के लिए सबसे बेहतर माना जा रहा है और नौसेना LCA Mk2 को छोड़ने पर विचार कर रही है। साथ ही वे चाहते हैं कि ट्विन इंजन जेट पर ही उन्हें जाना है। DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे नए जेट को 2026 तक तैयार हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि जब भारत के दोनों विमान वाहक पोत तैयार हो जाएंगे तो ऐसे में फाइटर जेट्स की कमी हो सकती है। यही नहीं, नौसेना वर्तमान में राफेल जेट विमानों के साथ F-18 सुपर हॉर्नेट और डसॉल्ट एविएशन के साथ RFI का भी मूल्यांकन कर रही है। दोनों कंपनियों ने कहा था कि उनके जेट INS विक्रमादित्य की स्की जंप और भविष्य में विक्रांत को संचालित कर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो भूटान को लेकर आ रही है। भारत भूटान के यति क्षेत्र में एक सड़क बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इससे गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग की दूरी करीबन 150 किलोमीटर घट जाएगी। भूटान के यति क्षेत्र को चीन ने हाल ही में अपना अधिकार जताया था। इस सड़क के बन जाने से भारत का रणनीतिक तौर पर फायदा होगा, क्योंकि ये चीन की सीमा से लगती है। ये सड़क बन जाने के बाद भारत चीन से कई गुना ज्यादा तेजी से अपनी सीमाई इलाकों में फौज तैनात कर सकता है। सिर्फ तवांग ही नहीं बल्कि पूरे भूटान के पूर्वी इलाके और उत्तर पूर्वी राज्यों की चीन से सटी सीमाओं पर सेना जल्द पहुंच पाएगी। आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर के मुताबिक भारत सरकार ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सड़क बनाने का काम सौंप दिया है। ये सड़क तवांग के पास स्थित लुंगला को भूटान के त्राशीगंग से जोड़ेगा। यहाँ से थिम्पू नजदीक हो जाएगा, साथ ही भारतीय सीमा भी। इससे भारत और भूटान की सुरक्षा भी बढ़ जाएगी, साथ ही कनेक्टिविटी भी। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो ईरान और चीन की दोस्ती को लेकर आ रही है, जिससे भारत को तगड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दें कि 400 अरब की महाडील होने वाली है दोनों देशों के बीच और इसी बीच ईरान ने भारत को चबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। ईरान ने कहा है कि समझौते के 4 साल बीत जाने के बाद भी भारत इस परियोजना के लिए फंड नहीं दे रहा है, इसीलिए अब वो खुद ही चबहार रेल परियोजना को पूरा करेगा। ईरान के इस ऐलान से भारत को कूटनीतिक झटका भी लगा है। ईरान की रेलवे ने कहा है कि वो बिना भारत की मदद से इस परियोजना पर आगे बढ़ेगा। इसके लिए ईरान के नेशनल डेवलपमेंट फंड $40 करोड़ की धनराशि देने का इस्तेमाल करेगा। इससे पहले भारत की सरकारी रेलवे कंपनी इरकान इस परियोजना को पूरा करने वाली थी। ये परियोजना भारत के अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों तक एक वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराने के लिए बनाई जानी थी। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के साथ चल रही तनातनी के बीच ईरान और चीन जल्द ही $400 अरब की डील करने वाले हैं। यही नहीं, ड्रैगन ईरान की सुरक्षा और घातक आधुनिक हथियार देने पर भी उनकी मदद करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और चीन के बीच 25 साल के रणनीतिक समझौते पर बातचीत पूरी हो गई है। दोस्तों, ईरान को भी पता चलेगा चीन का साथ देना कितना महंगा पड़ेगा, ये तो उसको वक्त बताएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है चीन को लेकर। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका पहले से ही चीन के ग्राउंड आधारित लेजर के प्रति, जो कि उपग्रह को नष्ट करने वाला है, उसके प्रति काफी संवेदनशील हो चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अपने लेजर के माध्यम से दुश्मनों के सैटेलाइट सेंसर को नष्ट करने की उसने पूरी क्षमता हासिल कर ली है। भारत अगर चीन के साथ युद्ध करता तो ऐसे में भारतीय और अमेरिकी उपग्रहों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने अंतरिक्ष की खतरों पर एक रिपोर्ट का खुलासा किया था और चेतावनी दी थी कि चीन की सेना अगले साल यानी कि 2020 में लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात उपग्रहों को नष्ट करने या फिर उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर सकती है, वो भी अपनी लेजर क्षमता के द्वारा। विशेषज्ञों ने एक ऐसे लेजर स्टेशन की पहचान की है जो शिनजियांग में है, जिसमें 4 इमारतें हैं, जबकि इनमें से एक इमारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम है और अन्य 3 का इस्तेमाल सैटेलाइट सेंसर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें कि चीन से बढ़ते हुए एंटी सैटेलाइट खतरों के कारण 2019 में भारत ने अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट हथियार का सफल परीक्षण करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम एक ऐसी मारक क्षमता है जो केवल अमेरिका, रूस, चीन और भारत के पास है।
इसका उपयोग अंतरिक्ष में लक्षित उपग्रहों को नष्ट करने या फिर बाधित करने के लिए किया जा सकता है। चीन अपने ग्राउंड आधारित लेजर से सैटेलाइट्स को प्रभावित कर सकता है, यानी कि अमेरिका, भारत, रूस सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है चीन, जो इस तरीके के हथियार का इस्तेमाल कर सकता है सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।